नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमें एक अनुभवी इंग्लिश टीचर से एक सोर्स मिला है जो सालों से एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं। अच्छा। और उनकी गुजारिश बड़ी साफ है, एक हिंदी एडिटोरियल लें और उसे इस तरह से तोड़ें, समझें और अंग्रेजी में बदलें जैसे एक टॉप स्कोरर करता है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा सिर्फ शब्द से शब्द का अनुवाद नहीं है। ये एक तरह के आप कह सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छे लेखक ने अंग्रेजी में क्या सोचा होगा, कौन से व्याकरण के हथियार इस्तेमाल किए होंगे और क्यों कुछ शब्द दूसरों से ज्यादा असरदार होते हैं। ये तो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। परीक्षक सिर्फ आपकी अंग्रेजी नहीं, आपकी समझ को भी परखता है ना। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है। लेख का विषय है आदतें। मैं हिंदी का वाक्य पढ़ूंगा और फिर हम उसके अंग्रेजी अनुवाद की, जैसा आपने कहा, चीर-फाड़ करेंगे। हाँ, जरूर। पहला वाक्य है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आदतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सुनने में तो बहुत सीधा साधा वाक्य लगता है। हाँ, लगता सीधा है, लेकिन यहीं से अच्छी नींव रखी जाती है। इसका सटीक और औपचारिक अंग्रेजी अनुवाद होगा, The role of habits in any person's life is extremely important. ठीक है, द रोल ऑफ हैबिट्स। एक मिनट, यहाँ द क्यों लगाया? रोल ऑफ हैबिट्स भी तो कह सकते थे। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर मतलब परीक्षक आपकी बारीकी पकड़ता है। जब हम द रोल कहते हैं तो हम उसे एक खास, एक निश्चित भूमिका बना देते हैं। कौन सी भूमिका? आदतों की भूमिका। ये वाक्य को ज्यादा मजबूत और निश्चित बनाता है। वो क्या है ना कि हम रोल को ऑफ हैबिट्स से स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल सबसे सही है। अच्छा। और रही बात टेंस की, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। और अत्यंत के लिए एक्सट्रीमली का इस्तेमाल हुआ है। वेरी भी तो हो सकता था। क्या एक्सट्रीमली इस्तेमाल करने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, वेरी एक अच्छा शब्द है, लेकिन एक्सट्रीमली में तीव्रता ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा का भाव देता है। एडिटोरियल जैसी औपचारिक राइटिंग में अपनी बात पर वजन डालने के लिए एक्सट्रीमली, सिग्निफिकेंटली, क्रूशली जैसे मजबूत एडवर्ब्स का इस्तेमाल करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। समझ गया। तो अत्यंत के लिए हमने चुना शब्द है एक्सट्रीमली, जो कि एक एडवर्ब है, और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वेरी, हाईली, सिग्निफिकेंटली। मतलब सिर्फ सही होना काफी नहीं, असरदार होना भी जरूरी है। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। कौन सा? अच्छी आदतें न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं, बल्कि उसके भविष्य को भी मजबूत बनाती हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही शानदार ग्रामर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। इसका अनुवाद होगा, गुड हैबिट्स नॉट ओनली रिफाइन अ पर्सन्स पर्सनैलिटी बट ऑल्सो स्ट्रेंथन देयर फ्यूचर। नॉट ओनली बट ऑल्सो। बिल्कुल, इस वाक्य की जान इसी में है। ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये दो साथी हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं और दो बराबर की चीजों को जोड़ते हैं। अच्छा। यहाँ पहली चीज है व्यक्तित्व को निखारना और दूसरी है भविष्य को मजबूत बनाना। जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं तो आप परीक्षक को दिखाते हैं कि आप दो जुड़े हुए विचारों को एक ही वाक्य में कितनी खूबसूरती से पिरो सकते हैं। और यहाँ आपने निखारना के लिए रिफाइन शब्द इस्तेमाल किया। मेरे मन में तो इम्प्रूव या एनहांस आ रहा था। रिफाइन ही क्यों? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, इम्प्रूव का मतलब है बेहतर बनाना, इनहैंस का मतलब है किसी अच्छी चीज को और अच्छा बनाना। हाँ। लेकिन रिफाइन का मतलब है किसी चीज में से अशुद्धियों को हटाकर उसे शुद्ध और बेहतर बनाना, जैसे सोने को रिफाइन किया जाता है। अच्छा। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में रिफाइन शब्द ये बताता है कि अच्छी आदतें हमारी कमियों को दूर करके हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। ये एक बहुत ही सटीक शब्द है। इसके सिनोनिम्स में पॉलिश या इनहैंस भी आ सकते हैं। कमाल है। एक शब्द से इतना फर्क पड़ सकता है। अब अगला वाक्य जो एक कहावत जैसा है। कहा जाता है कि हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। इसका अनुवाद है, इट इज सेड दैट वी बिकम व्हाट वी डू डेली। यहाँ व्याकरण की दो बातें ध्यान देने वाली हैं। बताइए। पहली, वाक्य की शुरुआत पैसिव वॉइस में है, इट इज सेड। पैसिव वॉइस क्यों? पीपल से दैट भी तो लिख सकते थे। लिख सकते थे, लेकिन इट इज सेड ज्यादा औपचारिक और दमदार लगता है। इससे ऐसा लगता है कि ये एक सर्वमान्य तथ्य है, ना कि कुछ लोगों की राय। समझ गया। और दूसरी दिलचस्प चीज है व्हाट वी डू डेली।
ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज? ये क्या होता है? नाउन क्लॉज को ऐसे समझिए कि ये शब्दों का एक समूह है जो एक अकेले नाउन की तरह काम करता है। अच्छा। आप इसे समथिंग शब्द से बदल सकते हैं, जैसे वी बिकम समथिंग। वो समथिंग क्या है? व्हाट वी डू डेली। तो ये पूरा वाक्यांश बिकम क्रिया के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यानी वाक्य का वो हिस्सा जो खुद एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। अब पहले पैराग्राफ का आखिरी वाक्य, इसलिए दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अंग्रेजी में इसे कहेंगे Therefore, the small daily habits themselves determine the direction of our lives. यहाँ determine शब्द तय करना के लिए बहुत सटीक है। डिसाइड से बेहतर है। हाँ, डिसाइड भी एक विकल्प हो सकता था, लेकिन डिटर्मिन का अर्थ होता है किसी चीज का कारण बनना या उसे निश्चित रूप से प्रभावित करना, जो यहाँ ज्यादा उपयुक्त है। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ में उतरते हैं, जहां अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट दी गई है। वाक्य थोड़ा लंबा है। पढ़िए। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, अनुशासन का पालन करना और सकारात्मक सोच रखना जैसी आदतें सफलता की कुंजी मानी जाती हैं। ये एक बेहतरीन वाक्य है परीक्षा के लिहाज से। इसका अनुवाद है Habits like waking up on time, studying regularly, following discipline, and maintaining a positive mindset are considered the keys to success. यहाँ फिर से पैसिव वॉइस है, आर कंसिडर्ड। बिल्कुल, जो इससे एक सामान्य मान्यता की तरह प्रस्तुत करता है। इस वाक्य में सबसे मुश्किल हिस्सा क्या हो सकता है एक छात्र के नजरिए से? इसका सब्जेक्ट। इस वाक्य का सब्जेक्ट कोई एक शब्द नहीं, बल्कि पूरा वाक्यांश है। Habits like waking up on time, studying regularly, ये पूरा। इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अच्छा। अपनी राइटिंग में ऐसे लंबे सब्जेक्ट बनाने की क्षमता आपको अच्छे अंक दिला सकती है। ये दिखाता है कि आप साधारण सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से आगे बढ़कर जटिल वाक्य बना सकते हैं। और कुंजी के लिए की का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और यहाँ कीज मतलब प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आदतें कई हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मायने रखती हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और सिनोनिम्स हो सकते हैं सॉल्यूशन या सीक्रेट। अब सिक्के का दूसरा पहलू, इसके विपरीत आलस्य, टालमटोल और समय की बर्बादी जैसी बुरी आदतें व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। अंग्रेजी में On the contrary, bad habits like laziness, procrastination and wasting time distance a person from their goal. On the contrary, ये एक अच्छा फ्रेज है। हाँ, इसके विपरीत के लिए। और व्याकरण के लिहाज से यहाँ डिस्टेंस शब्द को एक क्रिया, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है दूर कर देना। और प्रपोजिशन फ्रॉम का उपयोग वो अलगाव मतलब सेपरेशन को दर्शा रहा है, गोल से दूर। हाँ, टालमटोल ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब पीड़ित हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी शब्द हमेशा जुबान पर नहीं आता। हाँ, ये हम सबका पुराना दुश्मन है। इसके लिए सबसे सटीक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सुनने में भारी लगता है, लेकिन ये आपकी वोकैबुलरी में होना ही चाहिए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और सिनोनिम्स हैं डिले, डिथरिंग। ठीक है, अगला वाक्य विद्यार्थियों पर केंद्रित है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अच्छी आदतों का विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आदतें उनके करियर की नींव तैयार करती हैं। इसका अनुवाद होगा The development of good habits is especially essential for students as these very habits prepare the foundation of their career. यहाँ as का मतलब क्योंकि है। रीजन है। ये पहले हिस्से के लिए कारण बता रहा है कि आदतों का विकास क्यों जरूरी है। और नींव के लिए फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण शब्द है, एक नाउन है और इसके सिनोनिम्स हैं बेस, ग्राउंडवर्क, बेसिस। अब हम तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं जो आदतों के बनने की प्रक्रिया के बारे में है। अच्छी आदतें तुरंत नहीं बनती, बल्कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प से विकसित होती हैं। एक और बेहतरीन पैसिव वॉइस का उदाहरण अंग्रेजी में Good habits are not formed instantly but are developed through constant practice and strong determination. यहाँ दोनों ही क्लॉज पैसिव में है। और are developed। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदतें खुद को नहीं बनाती, उन्हें हमारे द्वारा बनाया या विकसित किया जाता है। यहाँ थ्रू प्रपोजिशन का मतलब है के माध्यम से या के जरिए। दृढ़ संकल्प, ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उतना ही शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन। ये एक नाउन फ्रेज है। इसके कुछ और सिनोनिम्स? हाँ बिल्कुल, आप रिजॉल्व
या विल पावर जैसे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी की रेंज को दिखाता है। इसी से जुड़ा अगला वाक्य है, शुरुआत में कठिनाई अवश्य होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। इसे हम सरल अंग्रेजी में कह सकते हैं, इनिशियली देयर इज सर्टेनली डिफिकल्टी बट ग्रेजुअली दीज हैबिट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। इनिशियली और ग्रेजुअली का इस्तेमाल अच्छा है। हाँ, ये एडवर्ब्स समय के साथ होने वाले बदलाव को दिखाने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। और अब हम पहुंच गए अंतिम पैराग्राफ पर, यानी निष्कर्ष पर। चलिए, अंततः यह कहा जा सकता है कि आदतें ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती हैं। इसका अनुवाद है, Ultimately, it can be said that habits themselves determine the difference between success and failure. यहाँ ultimately का मतलब है अंततः। और it can be said, ये मॉडल पैसिव का एक उदाहरण है। We can say कहने की बजाय it can be said कहना ज्यादा औपचारिक और कम व्यक्तिगत लगता है, जो एडिटोरियल की भाषा के लिए उपयुक्त है। और अब इस लेख का क्लाइमैक्स, आखिरी वाक्य, यदि हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। इस वाक्य में ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम छिपा है। अच्छा, इसका अनुवाद है, If we adopt good habits in our lives, success will definitely kiss our feet. ये एक कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। कंडीशनल सेंटेंस, इसका नियम क्या है, खासकर परीक्षा के लिए? नियम ये है कि इफ वाले हिस्से में, जिसे इफ क्लॉज कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ अडॉप्ट हुआ है। बिल्कुल, और दूसरे हिस्से में यानी मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, जैसे विल किस। मैं हजारों उत्तर पुस्तिकाएं देख चुकी हूँ और एक आम गलती जो छात्र करते हैं वो है इफ के साथ विल लगा देना। इफ वी विल अडॉप्ट। हाँ, जो व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। इस एक नियम को याद रखने से आप आसानी से नंबर बचा सकते हैं। और कदम चूमेगी का शाब्दिक अनुवाद किस सार फीट किया गया है, क्या ये अंग्रेजी में स्वाभाविक लगता है? ये एक अलंकारिक या मुहावरेदार अभिव्यक्ति है। हालांकि अचीव सक्सेस ज्यादा सामान्य है, लेकिन सक्सेस विल के सार फीट में एक नाटकीयता और मजबूती है जो मूल हिंदी के भाव को पकड़ती है। वाकई ये सिर्फ अनुवाद नहीं था, ये तो भाषा के साथ एक रणनीति बनाने जैसा था। हाँ, तो अब जब हमने हर पुर्जे को अलग अलग करके समझ लिया है, तो देखते हैं कि जुड़कर ये पूरी मशीन दिखती कैसी है। क्या आप पूरा अंग्रेजी अनुवाद एक साथ पढ़ सकती हैं? जरूर। अब सुनते हैं कि ये एक अखबार के एडिटोरियल के रूप में कैसा लगता है। The role of habits in any person's life is extremely important. Good habits not only refine a person's personality, but also strengthen their future. It is said that we become what we do daily. Therefore, the small daily habits themselves determine the direction of our lives. Habits like waking up on time, studying regularly, following discipline, and maintaining a positive mindset are considered the keys to success. On the contrary, bad habits like laziness, procrastination, and wasting time distance a person from their goal. The development of good habits is especially essential for students, as these very habits prepare the foundation of their career. Good habits are not formed instantly, but are developed through constant practice and strong determination. Initially, there is certainly difficulty, but gradually, these habits become a part of our nature. Determine the difference between success and failure. If we adopt good habits in our lives, success will definitely kiss our feet. शानदार। ये सुनकर लगता है कि हर शब्द और हर वाक्य को सोच समझकर एक खास मकसद से चुना गया है। आज हमने देखा कि अनुवाद का मतलब सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं है, बल्कि भाव, संरचना और रणनीति को भी एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लेख जिस विषय पर है, वही सीख हमें इस प्रक्रिया से भी मिलती है। कैसे? लेख कहता है कि अच्छी आदतें अभ्यास और दृढ़ संकल्प से बनती हैं। भाषा पर पकड़ बनाना भी ठीक वैसा ही है। हर रोज नियमों का विश्लेषण करना, नए शब्दों के सही उपयोग को समझना और लिखने का अभ्यास करना, ये सब मिलकर भाषा की एक मजबूत आदत बनाते हैं। आज की इस चर्चा से एक विचार मेरे मन में कौंध रहा है। बताइए। हमने आदतों पर लिखे एक लेख का विश्लेषण किया, पर क्या विश्लेषण करने की आदत खुद में एक मेटा हैबिट हो सकती है? मेटा हैबिट? हाँ, मतलब एक ऐसी आदत जो बाकी सभी आदतों को सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को तेज कर दे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई भी स्किल। बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगले अंक में भी मिलेंगे। नमस्कार।